हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभिराम। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। देखिए, आज की जो क्लास है मटेरियल मैनेजमेंट का, हम लोग जो टॉपिक चल रहा था उसके आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। और आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विगत वर्षों में बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी स्टूडेंट हमारे एम्स, स्टोर कीपर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, असिस्टेंट के लिए मतलब जूनियर असिस्टेंट जो उसमें अदर पोस्ट है, उन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका मटेरियल मैनेजमेंट, स्टोर परचेज प्रोसीड्यूर्स और जनरल फाइनेंशियल रूल्स ये आपके सिलेबस में है। मैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट के कहने पे क्लासेस लगा दी गई हैं। डेली बेसिस पे मैं क्लास कर रहा हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ये सेट्स हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज की क्लास चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द बुलविप इफेक्ट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ रिलेटेड टू। क्वेश्चन कह रहा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, मतलब सप्लाई चेन प्रबंधन में, ये आपका बुलविप इफेक्ट है, ये क्या है। ठीक है, बुलविप इफेक्ट किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट से, एक्सेसिव डिमांड वेरिएबिलिटी से, या जस्ट इन टाइम JIT सिस्टम से, या आपका लो रीऑर्डर पॉइंट स्ट्रेटजी से। तो देखिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो आपका बुलविप इफेक्ट है, ये आपका एक्सेसिव डिमांड वेरिएबिलिटी से इसका रिलेशन है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब अत्यधिक मांग में उतार चढ़ाव से इसका रिलेशन है, रिलेटेड है। जैसे कस्टमर की डिमांड पर, ठीक है, बहुत सारी उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे क्या क्या आता है, आइए यहाँ पे डिटेल में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बुलविप इफेक्ट क्या है, ये एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक ऐसा प्रभाव है जिसमें छोटी सी मांग में उतार चढ़ाव, जिसे हम बोलते हैं डिमांड फ्लक्चुएशन, ठीक है, एक बड़े स्तर पर महसूस होती है। जैसे अगर हम बात कर लें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट विभिन्न लेवल पर, ठीक है, बहुत सारे लेवल पर ये आमतौर पर देखा जाता है। जैसे कोई कस्टमर है, अगर उसके द्वारा छोटी सी मांग में वृद्धि या कमी, ठीक है, छोटी सी उसकी मांग में मतलब डिमांड में अगर वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सभी लेवल पे उसका असर दिखाई देता है। जैसे खुदरा विक्रेता पर भी इसका असर दिखाई देगा। जैसे कस्टमर है, अभी आप एक यूनिट अभी आप बेच रहे थे मार्केट में 100 रुपीज़ का, ठीक है, अब अचानक इस जो यूनिट आप बेच रहे हो, जो भी माल आप बेच रहे हो, उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई, कस्टमर इसके ज़्यादा हो गए, डिमांड बढ़ गई। तो जाहिर बात है, डिमांड बढ़ गई तो आपको ऑर्डर ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा स्टॉक आपको अपने गोदाम में या अपने दुकान में रखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप खुदरा विक्रेता पर भी इसका असर पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर पर भी पड़ेगा, होलसेलर पर भी पड़ेगा, सप्लायर पर भी पड़ेगा इसका इफेक्ट, ठीक है, सभी इससे प्रभावित होंगे। और ताकि यहाँ तक कि उत्पाद की ज़रूरतों को अधिक अनुमानित करके बड़ा ऑर्डर देते रहें। जाहिर सी बात है, अगर आप डिमांड बढ़ गया तो ज़्यादा माल मंगा कर रखोगे, या मान लेते हैं मंदी आ गई तो मांग कम हो गई कस्टमर की, तो आप क्या करोगे, डिमांड थोड़ा कम कर दोगे। तो वही है, ठीक है, बुलविप इफेक्ट मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब ये कैसे काम करता है, यहाँ पे इसके लिए बात कर लेते हैं। जैसे कस्टमर की डिमांड में अगर बदलाव होता है, एक एग्जांपल से, जैसे एक कस्टमर है, एक छोटा सा कस्टमर है, और किसी उत्पाद की मात्रा में अगर वो थोड़ी सी वृद्धि करता है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है और उसकी क्वांटिटी में मतलब वो डिमांड जो कर रहा है थोड़ी सी वृद्धि अगर हो गई, तो यह मांग बढ़ने के कारण सप्लायर के पास इसकी सूचना पहुंचेगी कि उसे अधिक मात्रा में सामान भेजने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे अभी तक आपके कस्टमर जो इतने भी थे, कस्टमर हर वीकली या मंथली वो आपसे 100 यूनिट माल खरीद कर ले जाते थे, लेकिन अचानक कस्टमर ने कह दिया कि मुझे इस महीने 200 यूनिट माल की ज़रूरत है, तो आप अपने सप्लायर को बोलोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में माल हमें भेजें, ठीक है। तो यही है बुलविप इफेक्ट आपका, आपूर्तिकर्ता का अधिक ऑर्डर देना। जैसे यह जानकारी जब आपूर्तिकर्ता को मिलती है तो सप्लायर को, तो वो ये सोचता है कि भविष्य में और भी ज़्यादा ये डिमांड बढ़ सकती है, तो वो और भी ज़्यादा जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, जहाँ से वो मंगवाता है वो खुद ही वहाँ से वो ऑर्डर देगा, ठीक है। एक के ऊपर एक ये इफेक्ट आपको दिखाई देता है। या इन्वेंट्री में उतार चढ़ाव, इस प्रक्रिया में इन्वेंट्री में अचानक वृद्धि हो जाती है और हर स्तर पर उत्पाद का क्या होता है, प्रोडक्ट का ऑर्डर बढ़ जाता है। और वास्तविक मांग में वृद्धि हुई या ना हुई हो, लेकिन हर लेवल पे प्रोडक्ट का ऑर्डर बढ़ जाता है, ठीक है। इससे एक तरह के असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे हर स्तर पर अधिक इन्वेंट्री स्टॉक किया जाता है और लागत बढ़ जाती है। तो ये है आपका बुलविप इफेक्ट। इसके कुछ प्रभाव हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ इफेक्ट क्या पड़ेगा। जैसे ओवर स्टॉकिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा माल आप मंगा के रख लेते हो। भाई कस्टमर की डिमांड बढ़ गई तो जाहिर सी बात है आप बहुत सारा माल मंगा के अपने गोदाम में आपने रख लिया, तो ये भी एक समस्या होती है कि बाद में ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा। स्टॉक आउट्स, जैसे मान लेते हैं आपने ऑर्डर मंगाने में कभी कभार क्या किया, आपने देरी कर दिया तो बहुत सारे स्टॉक ख़त्म भी हो जाते हैं, ठीक है, कस्टमर के डिमांड पे। तो कभी कभी इस प्रभाव के कारण बहुत अधिक ऑर्डर या वितरण के बाद भी आपका स्टॉक खत्म हो सकता है। तो ये भी आपका एक यहाँ पे प्रभाव इसका देखने को मिलता है। लागत में वृद्धि बात कर ले तो इन्वेंट्री स्टॉक के बढ़ने से इन्वेंट्री रखने की लागत भी बढ़ जाती है। अभी कस्टमर मान लेते हैं जो भी माल आप बेच रहे हो,
कस्टमर की डिमांड उसमें बढ़ गई। तभी आप 100 यूनिट अपने स्टॉक रख रहे थे, लेकिन अब अचानक आप 500 यूनिट स्टॉक रख रहे हो, मतलब 5 गुना अधिक रख रहे हो। तो रखने की जो कॉस्ट आएगी, ठीक है, वो भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, रख रखाव की लागत भी बढ़ जाएगी। तो वही इसमें कह रहा है। और रख रखाव की लागत बढ़ेगी तो सप्लाई चेन के सभी लेवल पे शिपमेंट का खर्चा, परिवहन लागत का खर्चा, ये सब बढ़ जाएगा। तो ये सब बुलफिप इफेक्ट के प्रभाव हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंडर मैनेजमेंट इन्वेंट्री, जिसे हम बोलते हैं VMI, इज अ कोलैबोरेशन वेयर। मतलब वेंडर मैनेजमेंट इन्वेंट्री एक कोलैबोरेशन है, मतलब एक सहयोग है। कैसा सहयोग है? जहाँ कस्टमर मैनेज सप्लायर इन्वेंट्री, जहाँ पे जो कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं, वो आपूर्तिकर्ता का इन्वेंट्री प्रबंधित करते हैं। सप्लायर खुद ही मैनेज करते हैं कस्टमर के इन्वेंट्री को, मतलब जो आपूर्तिकर्ता है, सप्लायर है, वो ग्राहकों का इन्वेंट्री प्रबंधित करते हैं। थर्ड ऑप्शन है ग्राहक और आपूर्तिकर्ता, ठीक है, कस्टमर एंड सप्लायर दोनों स्वतंत्र रूप से इन्वेंट्री प्रबंधित करते हैं, या इन्वेंट्री का प्रबंधन किसी भी पार्टी द्वारा नहीं किया जाता है। तो वेंडर मैनेजमेंट इन्वेंट्री कोलैबोरेशन ये आपका है क्या? देखिए, ये आपका है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसमें सप्लायर क्या करता है? वो खुद ही कस्टमर के इन्वेंट्री को मैनेज करता है। तो बी आंसर आपका यहाँ सही है। आपूर्तिकर्ता ग्राहकों के इन्वेंट्री को खुद ही प्रबंधित करता है, तो बी आंसर सही है। क्यों करता है, इसको भी डिटेल में देख लेते हैं। वेंडर मैनेजमेंट इन्वेंट्री एक सप्लाई चेन रणनीति है, स्ट्रेटजी है, सप्लाई चेन स्ट्रेटजी है। ठीक है, और जिसमें जो सप्लायर है, मतलब वेंडर है, आपूर्ति करता है, वो खुद ग्राहक के इन्वेंट्री स्तरों का प्रबंधन करता है। इसका मतलब आपूर्तिकर्ता जो है, सप्लायर, वो ये सुनिश्चित करता है कि ग्राहक के पास हमेशा आवश्यक सामग्री या उत्पाद उपलब्ध हो। ठीक है, कस्टमर के पास हमेशा स्टॉक रहनी चाहिए, मटेरियल रहना चाहिए, प्रोडक्ट रहना चाहिए, उपलब्ध उसके पास रहना चाहिए, बिना ग्राहक को इन्वेंट्री पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, बिना ग्राहक की इन्वेंट्री पे मतलब ध्यान ना दिया जाए कि उसके पास कितना माल है कितना नहीं, हमेशा से ज़्यादा उसके पास मटेरियल या प्रोडक्ट उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। ये वेंडर का मतलब सप्लायर की जिम्मेदारी है, और यही है वेंडर मैनेजमेंट इन्वेंट्री। इस प्रक्रिया में आपूर्तिकर्ता ग्राहक के इन्वेंट्री डेटा को मॉनिटर करता है, सही समय पे माल की आपूर्ति करता है ताकि कस्टमर के पास कोई भी कमी ना हो और माल की सप्लाई भी लगातार बनी रहे। क्लियर? और यह साझेदारी दोनों पक्षों के लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इससे इन्वेंट्री की लागत और स्टॉक आउट की समस्या को भी कम किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं जितने भी दवा विक्रेता वाले हैं, मेडिसिन सेलर, ठीक है, अब वो जितने भी दुकानदार होते हैं या जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके यहाँ वो क्या करते हैं, अपना स्टॉक को रखवा देते हैं। ठीक है, अब समय समय पे वो चेक करते रहते हैं उनमें उनके जितने भी स्टॉक हैं, जितना उन्होंने रखा हुआ है, कितना बिक गया है, कितना बचा हुआ है। और जैसे ही 80% तक बिक गया है, तुरंत वो क्या करते हैं, 20% अभी उनके दुकान पे बचा हुआ है, फिर वो लाके और भी स्टॉक रख देते हैं। तो यही होता है वेंडर मैनेज इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, या रणनीति से हम कह सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजी इन मटेरियल मैनेजमेंट। मतलब सामग्री प्रबंधन में जो रैपिड टेक्नोलॉजी है, रैपिड प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का कौन सा लाभ है। मतलब जो हम रैपिड टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं, ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट में, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये पूछा जा रहा है। इंक्रीज मैनुअल डेटा एंट्री, लोअर विजिबिलिटी इन इन्वेंट्री लेवल, इंप्रूव एक्यूरेसी इन ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, या रिड्यूस कोलैबोरेशन विद सप्लायर। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या सही है? आंसर आपका सी है, ट्रैकिंग और निगरानी में सुधार के लिए हम रैपिड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट में। और उसका जो फ़ायदा हमें मिलता है क्या, ट्रैकिंग और निगरानी में सुधार होता है। ठीक है, इंप्रूव एक्यूरेसी इन ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। अब किस चीज़ का सुधार होता है, कौन सी चीज़ हम ट्रैकिंग करते हैं, इसको डिटेल में आप बात करते हैं। देखिए, रैपिड जो है, जिसका फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्या फुल फॉर्म है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम क्या करते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट में मुख्य रूप से ट्रैकिंग मतलब जांच करने के लिए, निगरानी रखने में, सुधार के लिए हम करते हैं। ठीक है, और रैपिड टैग्स और रीडर का उपयोग करके वस्तुओं को आसानी से ट्रैक किया जाता है, जिससे इन्वेंट्री का इन्वेंट्री का सटीक और समय पे पता लगाया जा सके। ठीक है, मतलब टैग और रीडर्स का उपयोग करके सभी, जैसे होता है कि बहुत सारे मटेरियल होते हैं तो सभी को कोडिंग कर दी जाती है, टैग लगा दिया जाता है। उस आधार पे देखा जाता है कि कितना स्टॉक मतलब टैग लगा दिया गया, किसी को ए नाम दे दिया गया, किसी को बी लिख दिया गया, तो उससे देखा जाता है। ठीक है, इससे मानव द्वारा होने वाली गलतियों को भी कम किया जाता है। इन्वेंट्री के स्तरों को अधिक सटीकता से मॉनिटर किया जाता है। रैपिड से रियल टाइम डेटा प्राप्त होता है, जिससे माल की स्थिति या स्थिति का पता चलाना आसान हो जाता है। और यह प्रौद्योगिकी इन्वेंट्री की दृढ़ता को बढ़ाती है, वस्तुओं की स्थिति और स्थान को ट्रैक करने में बहुत सुविधाजनक बनाती है। तो यह होता है आपका रैपिड टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्या कह रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ओनरशिप इन मटेरियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स। मतलब सामग्री प्रबंधन में जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, इसमें क्या शामिल है। ओनली एक्विजिशन कॉस्ट, एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक्विजिशन होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, या ओनली होल्डिंग कॉस्ट।
तो देखिए कुल स्वामित्व लागत की अवधारणा में आपका क्या शामिल होता है ये पूछा जा रहा है। या तो इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, एक्विजिशन, होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब अधिग्रहण लागत, भंडारण लागत और आदेश लागत, ये तीनों आपका शामिल होता है मटेरियल मैनेजमेंट के टोटल ओनरशिप कॉस्ट में। अब इसमें एक्विजिशन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, मतलब आपका होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये होता क्या है इसको भी जरा हम देख लें। तो देखिए टोटल ओनरशिप कॉस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सामग्री प्रबंधन में उन सभी लागतों को जोड़ा जाता है जो किसी उत्पाद या सामग्री को पूरी तरीके से हासिल करने में, मतलब प्राप्त करने में और उसे बनाए रखने में आती है। टोटल ओनरशिप कॉस्ट में उन सभी लागतों को हम शामिल करते हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट को या मटेरियल को जब हम मंगाते हैं तो हमारे गोदाम तक आने में जितना भी खर्चा आता है वो सब उसमें शामिल होता है। इनमें निम्न कॉस्ट आपकी आती है, निम्नलिखित लागतें आती हैं। सबसे पहले एक्विजिशन कॉस्ट अगर हम बात कर लें, इसे हम बोलते हैं अधिग्रहण लागत। तो ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें किसी उत्पाद या सामग्री को खरीदने के लिए होती है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को, मटेरियल को खरीदने में जो लागत आती है, ठीक है, खरीद मूल्य एक तरीके से हम कह सकते हैं। इसमें मूल्य, खरीद प्रक्रिया, सप्लाई चेन से जुड़ी अन्य लागतें भी इसमें शामिल होती हैं। तो ये आपका होता है एक्विजिशन कॉस्ट। आपका यहाँ पे अगर हम देख लें होल्डिंग कॉस्ट, मतलब भंडारण लागत, तो ये वह लागत होती है जो सामग्री को स्टोर करने के लिए लगती है। ठीक है, जैसे गोदाम की लागत, सुरक्षा, भाई आपने स्टॉक मंगा लिया, गोदाम में रखवा लिया तो उस पर जितना कॉस्ट आ रहा है। सेफ्टी स्टॉक्स, भाई अब स्टॉक आ गया तो उसकी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे। सामग्री के रख रखाव से जुड़ी अन्य लागतें, ये आप सबकी होल्डिंग कॉस्ट में आपकी आती हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब यह वह लागत है जो सामग्री को पुनः ऑर्डर करने या प्राप्त करने के लिए होती है। जैसे आपने मटेरियल मंगाया तो, या दोबारा आपने मटेरियल मंगाने के लिए ऑर्डर दे दिया तो उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा आएगा, शिपिंग मतलब लाने ले जाने का खर्चा, कागजी कार्रवाई का खर्चा आएगा। तो ये सभी लागतें आपकी आएंगी, ये सभी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट में शामिल होंगी और ये तीनों मिलकर आपका टोटल ओनरशिप कॉस्ट आपका बनता है। तो कुल मिलाकर ये टोटल ओनरशिप कॉस्ट है, इनमें इन सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी वस्तु या उत्पाद को, प्रोडक्ट को, ठीक है, प्रबंधित करने की पूरी प्रक्रिया में कितना खर्चा हो रहा है। तो ये आपका टोटल ओनरशिप कॉस्ट आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, SCM। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब सप्लाई चेन प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, मिनिमाइजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंप्रूविंग एफिशिएंसी अक्रॉस द सप्लाई चेन या इंक्रीजिंग लीड टाइम्स। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो है आपका सप्लाई चेन में दक्षता में सुधार लाना। ठीक है, मतलब इंप्रूविंग एफिशिएंसी अक्रॉस द सप्लाई चेन, सप्लाई चेन की दक्षता में, मतलब इस एफिशिएंसी में क्या करना, इंप्रूव करना, सुधार करना। तो सी आंसर सही है। अब यह है क्या, आइए यहाँ पे और डिटेल में देख लेते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो प्राइमरी गोल्स है, सप्लाई चेन के सभी लेवल पर, चाहे वो आपका आपूर्तिकर्ता मतलब सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, आपके जो वितरक आपके होते हैं, वितरक मतलब डिस्ट्रीब्यूटर जो हो गए, खुदरा विक्रेता मतलब जो रिटेलर हो गए। तो चार तरह के आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, सप्लाई चेन में आपको चार तरह के लोग दिखाई देते हैं, सप्लायर हो गया, मैन्युफैक्चरर बनाने वाला हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर बांटने वाला हो गया और रिटेलर आपका हो गया खुदरा विक्रेता। तो इन सभी की इन सभी की दक्षता में सुधार लाना, ठीक है, इन सभी की दक्षता में सुधार लाना, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल्स है। इसका मतलब है कि सप्लाई चेन के सभी स्टेप पे कार्यों को इस प्रकार मैनेज किया जाए ताकि लागत को कम किया जा सके, समय को घटाया जा सके, मतलब हर स्टेप पे जो कॉस्ट आ रही है, ठीक है, माल की, वो कम किया जा सके, समय को घटाया जा सके, ग्राहक की मांग को सही समय पे पूरा किया जा सके। यही प्राइमरी गोल्स है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की दक्षता में सुधार करने के लिए व्यवसाय के लिए लागतें में कमी होती है, ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ती है क्योंकि समय पर और सही गुणवत्ता के उत्पाद जो हो, प्रोडक्ट हो, वो उपलब्ध हो सके। ओके, तो यहाँ आपका क्या आंसर है, सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ सप्लाई चेन। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सप्लाई चेन का की कंपोनेंट है, मतलब प्रमुख घटक है। मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, लॉजिस्टिक्स है। तो देखिए सप्लाई चेन का प्रमुख घटक क्या है, मार्केटिंग मतलब विपणन हम हिंदी में बोलते हैं। फाइनेंस आपका हो गया मानव संसाधन या रसद हो गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो लॉजिस्टिक्स आपका होता है ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपका होता है। क्यों होता है, आइए इसको बात कर लेते हैं। तो सप्लाई चेन घटक का एक प्रमुख मतलब कंपोनेंट जो होता है वो लॉजिस्टिक्स होता है। लॉजिस्टिक्स मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उत्पादों, सामग्रियों को परिवहन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण से संबंधित होती है। इसमें माल की सही जगह पर सही समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी इसमें शामिल होती हैं। जैसे परिवहन में आपका माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, कहाँ से माल को पहुँचाना है, किस जगह पहुँचाना है, लेना कहाँ से है, पहुँचाना कहाँ है, माल को गोदाम में सुरक्षित रखना, आदेश आपूर्ति मतलब ग्राहकों के आदेशों को पूरा करना। तो ये सभी आपके शामिल होते हैं लॉजिस्टिक्स में। तो लॉजिस्टिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सामग्री, उत्पादों, सामग्री के परिवहन, भंडार और वितरण से संबंधित होता है। या हम बात कर ले तो लॉजिस्टिक्स आपका एक सप्लाई चेन की क्या है, रीढ़ है।
हड्डी है, मतलब मेन जड़ है। इससे यह सुनिश्चित करता है कि सही उत्पाद, ठीक है, ग्राहक तक सही समय पर पहुँचे, लागत प्रभावी तरीके से पूरे सप्लाई चेन को चलाया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सप्लाई चेन सप्लाई प्रोडक्शन सिस्टम इज टू, मतलब कह रहा है आपूर्ति उत्पादन प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आपूर्ति उत्पादन प्रणाली का उद्देश्य क्या है, सप्लाई प्रोडक्शन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैक्सिमाइज इन्वेंट्री लेवल, मिनिमाइज प्रोडक्शन सफिशिएंसी, ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्रीज लीड टाइम। तो आपूर्ति उत्पादन प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका सी, उत्पादन और वितरण को क्या करना, अनुकूलित करना। अनुकूलित मतलब ऑप्टिमाइज करना प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये सप्लाई चेन सिस्टम का, ठीक है, क्या है यहाँ पे, सप्लाई प्रोडक्शन सिस्टम का ये ऑब्जेक्टिव्स है। क्या है इसको डिटेल में बात करते हैं। देखिए, आपूर्ति उत्पादन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उत्पादन और वितरण को क्या करना, अनुकूलित करना। इसका मतलब यह है कि यह सुनिश्चित करना कि उत्पादन प्रक्रियाएं और वितरण चैनल इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि लागत भी कम हो, समय भी कम लगे, कस्टमर की मांग भी प्रभावी तरीके से पूरी की जा सके। तो यही इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है। इस प्रणाली में उत्पादों का भंडारण, उत्पादन, वितरण सभी को इस तरह से योजना बनाई जाती है कि इन्वेंट्री उचित स्तर पर उचित तरीके से बनाए रखे और प्रत्येक प्रक्रिया अधिकतम दक्षता प्राप्त की जा सके। तो सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब सप्लाई चेन प्रबंधन में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मांग पूर्वानुमान मतलब डिमांड फोरकास्टिंग इसका क्या उद्देश्य है, मांग पूर्वानुमान का क्या उद्देश्य है। मैक्सिमाइज करना लीड टाइम्स या प्रेडिक्ट फ्यूचर डिमांड एक्यूरेटली टू मिनिमाइज प्रोडक्शन डिलेज या टू इंक्रीज ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भविष्य में मांग को सही तरीके से पूर्वानुमानित किया जाए, मतलब सही तरीके से प्रेडिक्ट किया जाए कि भविष्य में जो माल हम बेच रहे हैं उसकी क्या डिमांड हो सकती है, बढ़ सकती है, घट सकती है, क्या हो सकती है। तो यही सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग का मुख्य उद्देश्य है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ डिटेल में बात कर ले, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिमांड फोरकास्टिंग का मुख्य उद्देश्य भविष्य की मांग को सही तरीके से क्या करना, भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमानित करना। इसका मतलब है कि यह अनुमान लगाना कि भविष्य में ग्राहकों को किस उत्पाद या सेवा की कितनी आवश्यकता होगी, ये पहले से ही भविष्यवाणी कर देना। और सही मांग पूर्वानुमान से मतलब सही तरीके से अगर हम फोरकास्टिंग करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, तो कंपनियां अपने उत्पाद और इन्वेंट्री प्रबंधन को बेहतर तरीके से योजना बना सकती हैं। पहले से ही पता चल जाए कि आने वाले 6 महीने में कस्टमर की क्या डिमांड रह सकती है इस प्रोडक्ट को लेकर, तो कंपनियां उसी हिसाब से अपना उत्पादन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को सही तरीके से वो मैनेज करती हैं और योजना बनाती हैं, जिससे ऑर्डर की आपूर्ति वो समय पे कर सकें। ठीक है, लागत भी भाई कम हो सकती है इससे, और यह प्रक्रिया सप्लाई चेन में डिमांड और सप्लाई के बीच संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीड टाइम इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिफर टू, मतलब कह रहा है कि लीड टाइम, सप्लाई चेन में जो लीड टाइम है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है लीड टाइम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो टाइम टेकन फॉर प्रोडक्शन, टाइम टेकन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग, एंड टाइम स्पेंट ऑन मार्केटिंग एक्टिविटीज़। तो देखिए लीड टाइम क्या होता है, जैसे आज आपने फ्लिपकार्ट पे कोई सामान देखा, ठीक है, आज मान लेते हैं 1 तारीख है, आज आपने ऑर्डर आपने कर दिया। अब ये जो सामान है ये गिरते पड़ते मतलब बहुत डिले होते हुए, या डिले क्या मैं कह दूँ कि फ्लिपकार्ट ने 7 दिन में कहा था लेकिन आपको 8वें या 9वें दिन मिला, मतलब 9 तारीख को मिला। तो मतलब जब आपने ऑर्डर किया और जब आपको रिसीव हो रहा है, जब आप मिल रहा है आपको वो प्रोडक्ट, उसके बीच का जो समय होता है यही लीड टाइम होता है आपका। ठीक है, तो ये आपका लीड टाइम आपका यही होता है। ठीक है, तो सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आदेश देने और प्राप्त करने के बीच के समय को हम लीड टाइम बोलते हैं। यहाँ डिटेल में बात कर लें, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में लीड टाइम मतलब वह समय होता है जो ऑर्डर प्लेसमेंट मतलब आदेश देने कि भैया हमें इतना माल की ज़रूरत है, आप हमें ऑर्डर कर दीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद जब ऑर्डर आप रिसीव्ड हो जाएगा तो उसके बीच का जो समय रहेगा वही आपका होता है। तो यह एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर कम लीड टाइम का मतलब अगर आपको माल 4 दिन के अंदर मिल गया तो इसका मतलब है कि उत्पाद जल्दी से ग्राहक तक पहुँच गया और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी और इन्वेंट्री की लागत भी कम आएगी। भाई अगर 4 दिन में माल पहुँच गया तो इन्वेंट्री की लागत भी कम आएगी। अगर यही 10 दिन में पहुंचेगा तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और लीड टाइम में आपके बहुत सारे एलिमेंट्स शामिल होते हैं। क्या क्या, आदेश देने का समय मतलब ऑर्डर प्लेसमेंट टाइम, उत्पाद का समय प्रोडक्शन टाइम, परिवहन का समय ट्रांसपोर्टेशन टाइम, भंडारण और वितरण का समय मतलब स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन टाइम। तो ये सभी आपके शामिल होते हैं लीड टाइम में। लीड टाइम के ये क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, इसका प्रभाव लीड टाइम पर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिकली पोजिशनिंग इन्वेंट्री टू मीट कस्टमर डिमांड, मतलब कौन सा शब्द ऐसा है जो ग्राहक की मांग को पूरा करने के लिए इन्वेंट्री को रणनीतिक रूप से स्थिति देने की प्रक्रिया को दर्शाता है। थोड़ा सा यहाँ टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है।
मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जो कस्टमर की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए जो इन्वेंट्री है उसको रणनीतिक रूप से, मतलब एक रणनीति बनाई जाएगी और स्थिति रूप देने की प्रक्रिया को दर्शाता है। सही समय पर उसे माल पहुँचे और सही मात्रा में। तो ये आपका इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन आपका होता है, इन्वेंट्री अनुकूलन आपका होता है। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डिटेल में अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो इन्वेंट्री अनुकूलन मतलब इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कस्टमर की मांग को पूरा करने के लिए इन्वेंट्री को रणनीतिक रूप से स्थिति दी जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सही समय पे सही स्थान पर सही मात्रा में उत्पाद कस्टमर को उपलब्ध हो, जिससे कस्टमर की मांग को बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके। और यह प्रक्रिया स्टॉक आउट्स और ओवर स्टॉकिंग दोनों से बचने में मदद करती है, सप्लाई चेन की कार्यकुशलता को भी बढ़ाती है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए व्हाट डज द एक्रोनिम SCM स्टैंड फॉर। यहाँ पे पूछ रहा है कि SCM का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है और कुछ नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते हैं आपके। तो SCM का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे। तो SCM का फुल फॉर्म सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो भी आप पढ़ते आए हो, ठीक है। S फॉर सप्लाई, C फॉर चेन, M फॉर मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट SCM का फुल फॉर्म है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ थोड़ा सा बात कर ले सप्लाई चेन मैनेजमेंट। SCM जो होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को डिनोट करता है। ये एक ऐसा प्रबंधन है, एक ऐसा मैनेजमेंट प्रोसेस है जो विभिन्न स्टेप पे मतलब हर चरणों में उत्पाद और सेवाओं की आपूर्ति मतलब सप्लाई, भंडारण मतलब स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सुचारू रूप से नियंत्रित करती है, ठीक है। इसमें आपूर्तिकर्ता से लेकर मतलब सप्लायर से लेकर अंतिम ग्राहक मतलब हम लोग कस्टमर जो कंज्यूमर, ठीक है, तक माल के प्रभाव को प्रभावी और लागत प्रभावी तरीके से प्रबंधित किया जाए। SCM का मुख्य उद्देश्य आपूर्तिकर्ता चेन के सभी घटकों को समान रूप से समन्वित करना और दक्षता में सुधार करना है। क्लियर। तो यहाँ बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको तैयारी करनी है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे यहाँ बैचेस पूरी तरीके से चल रहे हैं। एम्स का, ठीक है, स्टोर कीपर का, आपका जो भी आपका सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, मिनिमम फीस के साथ बैच भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्लास लेक्चर मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रजिस्टर लॉगिन करके इस बैच से आप ज्वाइन हो सकते हैं। या कोई जानकारी चाहिए तो सीधा इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इस कोर्स और क्लास से रिलेटेड। तो मिलता है कल की क्लास में, इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।